आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। आज आपको हमने एक 1 पॉइंट एजेंडा के लिए बुलाया है। आपको पता है कि हमेशा हम आपके साथ इलेक्शन के फेयरनेस पे बात करते हैं और आपके नोटिस में पहले भी लेके आ चुके हैं, लेकिन आज मुझे एक बात पे ज़्यादा खुशी हो रही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली उमर अयूब खान साहब भी साथ है और फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली फराज साहब है और ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सेंट्रल ऑफिस में है। हमें इससे ज़्यादा खुशी होगी जब खान साहब आज़ाद होंगे और हम सब आपके सामने ऐसे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज आपके सामने 1 पॉइंट एजेंडा इलेक्शन के फेयरनेस पे हम रख रहे हैं। आपको पहले हम बता चुके हैं कि जब जनवरी में हुकूमत ख़त्म हो गई, हमने 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी, 7 पिटीशनें हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होल्ड कराने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हो सका। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के मुआहदे में 8 फरवरी को इलेक्शन का दिन तय हुआ, लेकिन उससे पहले कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो या इलेक्शन हो, उसी दौरान हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। इलेक्शन के दौरान प्रपोजर सेकेंडरों को रोका गया, नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने से रोका गया, फाइल हुए तो टेक्निकल बुनियादों पे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स फील्ड कर लिए। इसी दौरान आप लोगों ने देखा कि कंस्पेरेसी के नतीजे में हमारे इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन को एक्सेप्ट न करते हुए भी हमसे बल्ले का निशान लिया गया और मुख्तलिफ निशानात बैंगन अलाट किया गया, चमटे अलाट करवाए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने निशान पहचाने और वोट में पार्टिसिपेट किया। हम बॉयकाट की तरफ नहीं गए, हमने पुरअमन तरीके से अपना स्ट्रगल जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी के इलेक्शन में फुली तरीके से पार्टिसिपेट किया। 8 फरवरी को भी ना इंटरनेट, ना सेल फोन, और ये आपको एक फिगर दूं कि 266 कंस्टिट्यूंसी में से 135 कंस्टिट्यूंसी में इवन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नहीं जा सके। इसके बारे में आपको मालूम है, जब इलेक्शन हुए तो एक टेक ओवर करने के लिए फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अहज़ नहीं किया गया। फॉर्म 47 को बनाया गया, उसमें हमारे व्यक्ति को डिफीट में बदला गया। जिस तरीके से वो डिफीट में बदला उस पे हमने एहतजाज किया, उस पे हमारा जो अलायंस बना है वो भी एहतजाज जारी रखेंगे। हमने बार बार कहा इलेक्शन कमीशन को कि उसका नोटिस लेते हुए जल्द से जल्द इस पे फैसले करे जो पिटीशन है आपके पास आई है। हमारा मुतालिबा रहा है और है कि नेशनल असम्बली में हमारे पास 180 सीटें हम जीत चुके थे और हमारे पास जो सीटें हैं वो किस तरीके से फॉर्म 47 के ज़रिए दूसरे पार्टियों को दी गई, इसके बेस पे हमारे रिज़र्व सीटें भी फिर चली गईं। लेकिन जो सीटें मिली और फॉर्म 47 पे हमें डिफीट करवाया गया, उसके सिलसिले में एहतजाज के ज़रिए कुछ नहीं हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की 184(3) की, वो पिटीशन भी आज तक हेयरिंग के लिए नहीं लग सका। अब हमने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में पूरे पाकिस्तान में 158 पिटीशंस फाइल कर दी है, लेकिन वहाँ इतने ट्राइब्यूनल नहीं है कि बर गया ओवरनाइट। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाइट पेपर के ज़रिए से मुतालबा करती है कि जल्द से जल्द हमारे आर्टिकल 184(3) की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फिक्स किया जाए और इसकी हियरिंग हो। हम एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, केस पे इंक्वायरी करे जिस तरीके से पहले कमीशन बने और वो इंक्वायरी करके देख ले इलेक्शन को कैसे हमें हरवाया गया और कौन लोग थे जो इसमें मुलविस थे, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो। और हम ये भी मुतालबा करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हो, ताकि किसी भी वक्त में कोई भी जनरल इलेक्शन में कोई भी स्टेज पे रिगिंग ना हो। ये वो रिगिंग थी जिसकी तरफ ये सारी जो कार्रवाइयाँ हुई है आप लोगों के सामने,
जिस तरीके से लीडरशिप को रोकर अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से खान साहब को 3 सज़ाएँ दी गई 5 दिनों में, इनका मकसद ये था कि हमारी पार्टी को डिफीट किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बाय ऑल लार्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पॉपुलर पार्टी इस मुल्क में। इस पे डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब करेंगे, आपके सामने पूरे फैक्ट्स फिगर रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दावत दूंगा अपने सेक्रेटरी जनरल लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली कि वो कुछ गुजारिशात कर लें। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मीडिया के ख़वातीन व हज़रात, आप सबको सलाम और आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से ख़वातीन व हज़रात आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बातें बिल्कुल मुख्तसर करूँगा क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने आपको मुफस्सल और कंप्लीट ब्रीफिंग दे दी है। मेरे बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में आपसे बात करेंगे और हमारे टेक्निकल एनालिसिस ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब डिटेल में आपसे बात करेंगे। यहाँ पे मैं ये बात करता चलूँ कि जिस चीज़ की निशानदेही इसी जगह पे हमने बारहा बार की है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 180 सीटें मिल चुकी थी। अगले दिन उन सीटों को फॉर्म 47 के ज़रिए तब्दील किया गया, उसको हम लोग कंडेम करते हैं और उसकी सब प्रूफ और सबूत हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में टेक्निकल एनालिसिस करके हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, तकरीबन ये 300 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो है वो मौजूद है। उसके साथ साथ हमारे पास ये एक्सर्प्ट या समरी जो है वो तकरीबन आपकी 30 पेजेस की आपकी सहूलत के लिए वो भी मौजूद है यहाँ पे। इससे प्रूव क्या होता है? इससे प्रूव ये होता है या ये साबित ये होता है ख़वातीन व हज़रात कि ये एक भोंडा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। जब उनको मालूम हुआ, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, उनको पता था कि तहरीक इंसाफ स्वीप कर रही है, तो उन्होंने फॉर्म 47 पे फिर रिलाई किया और 1000 वोट तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1000 वोट को उन्होंने तब्दील कर दिया और हमारे मुखालफीन के 100 वोट को उन्होंने 1100 कर दिया। ये एक आप समझे कि भोंडा किस्म का उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया। यहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद है तैमूर खान झगड़ा साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी। इनको अभी ये आपके पास ये देख लें लिफाफों में इनको फॉर्म 45 ओरिजिनल आने शुरू हुए हैं, जो कि बिल्कुल इसकी नेगेशन करता है कि जो कि इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रखे हुए हैं और इनका रिजल्ट भी ओवरनाइट चेंज किया गया। इस तरह की 7 सीटें पेशावर की हैं पूरे पाकिस्तान में, ये सील्ड रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ मेहरबानो साहिबा हैं यहाँ पे, कवल शौजब साहिबा हैं, हमारे बाकी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। सारों के रिजल्ट जो हैं वो तब्दील किए गए हैं, हमारे ये साथी मौजूद हैं हमारे साथ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात, जिम्मेदारी जो है वो किसकी है इस सारी चीज़ की? इलेक्शन कमीशन को अरबों रुपए दिया गया था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ उनके कमीशन के जो हजरात हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको फिलफौर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, इस फोरम से भी हम लोग करते रहे हैं, करते रहेंगे जब तक वो मुस्ताफ़ी ना हो, क्योंकि उन्होंने अवाम की अमानत में खुलम खुला खयानत की है। और जिस कैंसर का हमने पहले दिन से उसकी निशानदेही की है, ख़वातीन व हज़रात, उस कैंसर को पाकिस्तान के जिस्म से निकालने के लिए ज़रूरी है कि सही तरीके से कीमोथेरेपी या फिर रेडियोग्राफी होनी चाहिए कि उस कैंसर को हम लोग अपने अंदर से ख़त्म करें, क्योंकि ये कैंसर फैलेगा मुल्क में, खुदा न खास्ता आगे इंतशार ही फैलेगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग इलेक्शन प्रोसेस में यकीन ही छोड़ रहे हैं। और आखिर में मैं ये सिर्फ बात करूंगा और फिर शिबली फराज साहब बात करेंगे कि बैरिस्टर गौहर साहब और मैं, हम लोग पंजाब की मुख्तलिफ बाई इलेक्शन में भी मौजूद थे और जिस तरह वहाँ पे मैं एक बार फिर बात करता चलूँ कि आपके 4 मीडिया के लोगों को तशद्दुद किया गया, जिसकी हमने निशानदेही की, और वहाँ पे पुलिस की वर्दी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने उन मीडिया के हजरात पे तशद्दुद किया। पुलिस ने बरमला कहा कि ये पुलिस की वर्दी में इंटेलिजेंस के लोग हैं
पाकिस्तान में 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं। हम लोग डिमांड करते हैं कि उनकी निशानदेही होनी चाहिए थी। वो कौन से एजेंसीज के लोग हैं? क्या वो फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट के थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के थे, स्पेशल ब्रांच के थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के थे? साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके सरबराहान को सामने आना चाहिए, या उनके एजेंट्स और ऑपरेटिव्स मुलव्वस थे आरओ के दफ्तर को सील करने में और बाकी जगहों में इंटरफियर करने के लिए। जिस तरह के जजेस ने लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग उनको ज़दोकोब करने में, उन पे तशद्दुद करने में, उनके रिश्तेदारों पे, तो लिहाजा यहाँ पे भी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके सरबराहान को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन ऑपरेटिव्स को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू शिबली फराज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा आर्गूमेंट दिया जाता है कि आम तौर पर कि पाकिस्तान में हमेशा रिगिंग हुई है, पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन इसी तरह के हुए हैं, हमेशा कोई ना कोई एतराज़ उठाता है। लेकिन जो इस दफ़ा के इलेक्शंस हुए हैं, अगर उनको हम इलेक्शंस कह सकें, वो बुनियादी तौर पे एक बड़ा लंबा प्रोग्राम था जो कि शुरू हुआ जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े देकर और बाहर चले गए। तो जो पहले कवानीन जिनको रिपील किया गया उनमें एक था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरा था ओवरसीज़ को वोटिंग का हक देना। ये बुनियादी तौर पे उस नीयत का एक इंट्रोडक्शन था जिसमें कि कोई नहीं चाहता था, ख़ास तौर पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, MQM और दीगर जमातें, जिनको के सूट ही नहीं करता फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन इसीलिए इदारे होते हैं और ये इदारे जिसका काम के एक फ्री और फेयर टाइमली इलेक्शन कराना, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनका और कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ काम है हर 5 साल बाद या उस दौरान में जो भी इलेक्शंस आते हैं उसको कंडक्ट कराए। बजाय इसके जो शुरू हुआ कि पहली जो आइन की धज्जियाँ उड़ाई गईं वो तब था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत आइन के मुताबिक तोड़ी और जिसके बाद 90 दिन में इलेक्शंस होने थे, वो वायलेट हुआ। उसके बाद जब जो उस वक्त की जो एक कठपुतली हुकूमत जो कि बैठी हुई थी PDM 1, उसके बाद जो टेन्योर होता है केयर टेकर का, उसको भी उसके बाद 90 डेज़ में इलेक्शन होने थे, लेकिन वो 90 डेज़ खींच दिए गए और आपने देखा कि मुल्क की इकॉनमी का और मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम का क्या बना। मुल्क में कितनी तबाही हुई और इस दौरान में सिर्फ एक ही काम हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को तशद्दुद के ज़रिए और मार पीट के ज़रिए, टॉर्चर के ज़रिए उनको साइडलाइन किया गया, उनको डराया धमकाया गया। फिर उससे बड़ा मजाक जो हुआ कि जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट खींचे गए, फ्री एक्सेस नहीं दिया गया कि लोग खड़े हो सकें इलेक्शंस के लिए, वो भी हो गया। फिर जो इंतखाबी निशान जो छीना गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता किसी भी सियासी तारीख़ में, जिसमें कि आपने एक पार्टी के इलेक्शंस को मुतनाज़ा बना के, और 3 दफ़ा हमने इलेक्शंस कर चुके हैं, 3 इलेक्शंस हम कर चुके हैं उस वक्त से एग्जैक्टली, और उसके बावजूद हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया। लेकिन सलाम है पाकिस्तान के अवाम को, जमहूरी सोच रखने वाले अवाम को, जिन्होंने बावजूद तमाम इतने मुश्किल कंफ्यूजिंग सिंबल्स जिसमें कि चिमटा था, उन्होंने उनके कान को खींचा और उनको हरा दिया। और इसी तरह अगर कोई जूता था किसी का तो उसने जूते ने ऐसी लात मारी अपने मुखालिफ को कि वो भी जीत गया।
यानी कि सिंबल्स ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के अवाम को और उस इमरान खान को जिसकी सपोर्ट में पाकिस्तान के अवाम निकले और पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को इमरान खान के नाम पे 3 करोड़ से ऊपर वोट दिए। उसके बाद जो भी हुआ, इंतखाबी नताइज को देख लें आप कि 14 दिन में होने चाहिए और किस तरह से तब्दील किए गए, और 1 महीना और मेरा ख्याल है अभी तक चल रहा है सिलसिला। देखें, अगर पाकिस्तान ने के अवाम जब ये समझेंगे कि उनकी वोट की कोई इज़्ज़त नहीं है, उनके वोट की कोई हैसियत नहीं है, उनके वोट को कोई गिना नहीं जा सकता, या जो वोट मुझे मिला है वो अगर इनको दे दिया जाए, तो फिर अवाम तो उन्होंने तो एक अपना हक अदा कर दिया। लेकिन इस सोच से वो बड़ी ख़तरनाक है कि पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी है इस मुल्क की, वो जब ये देखेंगे कि उनको डिसफ्रेंचाइज किए गए, एक तो ये किसी को वोट ही ना देने दें, लेकिन उससे भी ज़्यादा जुल्म ये है कि उसके वोट को आप किसी और को दे दें। और वो सारा जो एक इलेक्शन का जो मकसद होता है, मकसद क्या होता है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में एक सियासी और जमहूरी हुकूमत कायम करने के लिए अवाम की मंशा, उनकी प्रेफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए लोग जिसको भी देते हैं, जिस पार्टी को, वो हुकूमत बनाए, तो उसकी एक अखलाकी हैसियत होगी, उसकी एक मॉरल स्टैंडिंग होगी इलेक्शन उस गवर्नमेंट की। लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह की अभी प्रेजेंट हुकूमत है, जो कि मुंतज हुई है फॉर्म 47 की वजह से। इनका मैंडेट खोखला है, इनमें वो अखलाकी वो जुर्रत या अखलाकी वो नहीं है, कॉज नहीं है कि ये हुकूमत करें। और इसी वजह से, और सारी दुनिया, आजकल तो कोई चीज़ छुपी हुई है नहीं, हर चीज़ सामने है, सारी दुनिया, यहाँ के जो लोकल जो फैफन है, जो पिल्डैट है, जितने भी और इदारे थे, उन्होंने ये लिखा है कि ये इलेक्शंस नहीं थे, ये कुछ और था। तो इसलिए हमने ये कोशिश की कि पूरे इसमें टाइम इसलिए ज़रा ज़्यादा लगा क्योंकि हमें फैक्ट्स फिगर्स इकट्ठे करने में बड़ी मुश्किलात हुई, लेकिन फाइनली हमने वो कर ली। और अभी भी इसमें गुंजाइश है कि हम इसको मज़ीद इसमें ऐड कर सकें, क्योंकि कुछ हमारे ट्रिब्यूनल से और उधर से इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ये मैक्सिमम जो हमारी वो है उस पर आए हैं। और इससे मकसद ये था कि हमारा ये काम है कि हम पाकिस्तान के अवाम को, आप लोगों को, आपके ज़रिए लोगों से ये शेयर कर सकें कि जी ये एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, ये हुआ। क्योंकि आम तौर पे ये कहा जाता है कि जी ज़बानी बातें तो हुई हैं, लेकिन कोई सॉलिड फैक्ट्स फिगर्स नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी ने स्टेबलाइज होना है, पाकिस्तान के जो एक इस्तराब और एक बेयकीनी की फीलिंग है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी है, इकॉनमी ने बेहतर होना है, तो उन लोगों को ये जो हम कोई री इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जी फॉर्म 45 पे बेस्ड जो रिज़ल्ट्स हैं उनका हमें रिज़ल्ट दिया जाए, और जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट में बैठ सकें, और ना वो जो कि मसनूई तौर पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि वो इलेक्शन बुरी तरह से हारे हुए हैं, लेकिन वो बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये हमारी तरफ से एक कोशिश थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशफ़िक़ साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले उन अनसंग हीरोज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने ये 234 सफ़ों का जो ये डॉक्यूमेंट है तैयार करने में मावनत की। और ये याद रहे कि ये वो सारे लोग थे जो वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहे थे। इसमें हमारी सोशल मीडिया टीम, इसमें इलेक्शन मॉनिटरिंग एनालिसिस सेल, और इसमें पीटीआई टाइगर्स, और इसमें हमारा मीडिया डिपार्टमेंट। इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मावनत की और ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो तैयार किया गया। बहुत सारी बातें कवर हो चुकी हैं, मैं टेक्निकल चीज़ें कवर कर देता हूँ। ये 234 सफ़े चीख कर ये कहते हैं, और ये प्रूफ है कि मदर ऑफ़ ऑल ईवल्स
तमाम खबास्तों की वालदा साहिबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और इसकी सपोर्ट में जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको हर मामले में सपोर्ट करता रहा है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे एक बात की गई कि हमारे पेपर्स को छीना गया। मैं टेक्निकल बात करूँगा, उसमें ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है 90% हमारे जो पेपर्स हैं नॉमिनेशन पेपर्स को उनको रिजेक्ट किया गया और 90% अदालतों ने उन डिसीजंस को आरओज़ को रिवर्स कर दिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट करना था। इसके अलावा इस रिगिंग की सबसे बड़ी जो वजह थी वो ब्यूरोक्रेट्स थे जिनको एज आरओ लगाया गया, जिन्होंने पीडीएम की हुकूमत में इंटर्न गवर्नमेंट में हमारे अंदर जुल्म सितम किया हमारे ऊपर, उनको चुन चुन कर आरओ लगा दिया गया। और उन्होंने क्योंकि हमेशा जुडिशल ऑफिसर इसमें लगते रहे, ये पहली दफ़ा थी कि तमाम के तमाम आरओ लगाए गए। हमने हाई कोर्ट लाहौर में अपील की, वहाँ पे उसको जब फिक्स किया गया सुनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन सुमोटो लिया। रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलती है और रातों रात आर्डर किया जाता है कि जनाब शेड्यूल इशू कर दिया जाए। हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया था इस वाइट पेपर को, और जो पहला हिस्सा था वो स्ट्रक्चर का था। दूसरे हिस्से में हमने प्री पोल सारी चीज़ें डाली हैं, वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। और उसमें हमने तमाम केसेस हमने बताए हैं जिसके अंदर हमारी आला जो क़यादत है उसको जेलों में रखा जा रहा है। इसमें 6 जजेस का वो लेटर भी है जो ये साबित करता है कि तमाम केसेस के ऊपर डिसीजन जो हैं वो तलवार की नोक पर रख कर करवाए गए हैं। लिहाजा इमरान खान की रिलीज़ जो है वो हमारे इस वाइट पेपर के हिसाब से बनती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फीफन ने ये रिपोर्ट की है कि 135 एनए की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर उनके नुमाइंदों को जाने से रोक दिया गया। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 66 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी एनए की जिसके अंदर हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया गया, और उसमें से 46 जो हैं वो सिर्फ पंजाब में से। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसकी सबसे बड़ी एविडेंस ये है कि रात को 3 बजे अगर आप जियो और हम का रिकॉर्ड देखें तो रात को 3 बजे रिपोर्ट्स हमने इसमें डॉक्यूमेंट की हैं। 154 इंडिपेंडेंट्स उस वक्त जीत रहे थे। ये बहुत बड़ी एविडेंस है कि हम रात को उसके फ़ौरन बाद 3 बजे क्या हुआ, आरओज़ को अपडेट करने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन जो मॉनिटरिंग सिस्टम था उसको वहीं पे रोक दिया गया, जिसकी वजह से इलेक्शन जो है ना उनके रिज़ल्ट को चेंज करना वहाँ से उन्होंने शुरू किया। 17 फरवरी को ये मेंशन करना बड़ा लाजमी है कि इनके इंतखाबात के कंप्लीट रिगिंग और फ्रॉड का जो भांडा था वो बीक चौराहे में लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर पिंडी ने फोड़ दिया था, और उनका रिकॉर्ड हिस्ट्री मौजूद है। बाद में उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी विच बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पीटीआई का एक जो है भागा हुआ पुलिस से छुपता हुआ लीडर था, उसने मुझे एक बहुत बड़ा ओहदा जो है ऑफ़र किया, मैं उस झांसे में आ गया। तो कवर स्टोरी भी इतनी अच्छी नहीं दी गई जो कि देनी चाहिए थी। इसके अलावा जो हमने यहाँ मुख्तलिफ जिन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी, जिन्होंने सीटें सरेंडर की, उसकी डिटेल्स हैं। उसमें सरदार लश्कर रईसानी हैं, महमूद खान चकजई हैं, हाफिज़ नईम अमीर जमात इस्लामी हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, जावेद लतीफ़ हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मुस्तफ़ा कमाल की एक ऑडियो एंड वीडियो लीक हमने इसमें डाली है जिसमें वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि MQM का 100% मैंडेट जो है वो फेक है। ये सारी डिटेल्स के अंदर हैं। बाई इलेक्शन के ऊपर सिर्फ एक ही बात, 2 बातें करूँगा। NA 8 बाजोड़ के RO के ख़त जिसमें उन्होंने ISI के कवर्ड नेम्स ऑफिसर्स देने के बाद उनका जो हज़रतुल्लाह डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर था उसकी मारपीट का जिक्र किया, और ताकि जो रिज़ल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाए, ये इसके अंदर सारी डिटेल मौजूद है। पैटर्न की रिपोर्ट मेंशन करनी बड़ी लाजमी है। पैटर्न क्या कहता है कि बैलेट पेपर्स जाली इस्तेमाल किए गए, उनकी स्टफिंग की गई, फॉर्म 45 जो एडवांस साइन करवा लिए गए, वोटर्स के पोलिंग स्टेशन को तब्दील किया गया, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 40% वोटर्स ने पीटीआई के हक़ में वोट दिए, और वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी 8 फरवरी के बाद कम नहीं हुई। लेकिन अगर आप पंजाब के सिर्फ रिज़ल्ट देख लें तो 12 के 12 अपने सीटें हारी हैं। कम से कम अकल का तकाजा था कि हम अगर
300 में से 100 सीट जीते हैं तो 12 में से 4 तो जितवा देते, लेकिन 12 की 12 ये बताती हैं, पटन की रिपोर्ट के साथ कंपेयर कर लें कि बाई इलेक्शन में कंप्लीट धांधली की गई। इंटरनेशनल मीडिया की तमाम रिपोर्टिंग हमने डाली है इसके अंदर, उसमें बिल डैट की भी, फैफन, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स की, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, सब की रिपोर्टें इसके अंदर है। मैं सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की 2 हेडिंग आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। टाइम मैगजीन कहता है पाकिस्तान मिलिट्री यूज एवरी ट्रिक टू साइडलाइन इमरान खान एंड फेल्ड। द गार्डियन कहता है अटेम्प्ट टू इग्नोर इमरान खान एंड हिज सपोर्टर्स मे ट्रिगर फर्दर अनरेस्ट एंड इंस्टेबिलिटी। अभी मैं आता हूँ टेक्निकल एनालिसिस जो हमने किए हैं फॉर्म 45 पे बेस करके उनकी तरफ और जो हमारे पटिशन स्टेटस की तरफ। हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा फॉर्म 45 आए मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमने उनको एनालिसिस में डाला। एनालिसिस करने के बाद हमने थर्ड पार्टी उसका एनालिसिस भी किया ताकि जो एनालिसिस जो ने किया उसकी क्वालिटी चेक हो जाए। उसके तहत हमारे इस वक्त नेशनल असम्बली में 94 सीट्स ऑलरेडी हैं और फॉर्म 45 के हिसाब से 79 सीट्स बनती हैं एडिशनल, ये बनती है 173। याद रहे कि 66 नेशनल असम्बली के हलकों के अंदर हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठने ही नहीं दिया गया। हमारे पास फॉर्म 45 थे ही नहीं। अगर फॉर्म 45 सारे होते तो हो सकता है ये नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर जाना था। और इसमें से 73 जो लोग आउट ऑफ 79 ऑलरेडी पटिशन्स में जा चुके हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर। पंजाब की अगर पोजीशन लें तो हमारे 108 सीटें इस वक्त मौजूद हैं। 43 फॉर्म 45 के हिसाब से बनती हैं और ये 43 के 43 जो है ये पटिशन्स में जा चुके हैं कोर्ट ट्रिब्यूनल के सामने। और अगर बाई इलेक्शन फेयर होते तो डेफिनेटली नंबर 43 की जगह कम से कम 50 तक होना था। सिंध की पोजीशन ये है कि हमारे 9 असम्बली के अंदर लोग मौजूद हैं। 26 नंबर बनता है हमारा फॉर्म 45 के हिसाब से, टोटल 35 बनते हैं और हमारे पटिशन जो है वो 24 जो फाइल हो चुकी हैं। PS 115 जो है वो क्योंकि उसके रिकाउंटिंग में हमने लॉस किया और PS 112 के ऊपर ऑलरेडी स्टे चल रहा है। KP के अंदर 92 सीट्स हैं हमारी, 8 वो सीटें हैं जिसके ऊपर 95 to 100% फॉर्म 45 हैं और ये टोटल 100 सीट बनती हैं। जबकि 14 MPA 14 MPA जो है वो पटिशन्स पे जा चुके हैं। समरी में ये बता दूं कि हमारी टोटल जिस तरह चेयर ने बताया 158 टोटल पटिशन्स हैं, 85 जो हैं वो प्रोविंसेस की हैं और 73 जो है नेशनल असम्बली की हैं। 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जो हमने एनालिसिस किए जिसमें हमने प्रोविंशियल असम्बली को जीता और नेशनल असम्बली को हार गए, और 6 ऐसी हैं जिसमें हमने प्रोविंशियल असम्बली को हमने लॉस किया और नेशनल असम्बली को हम जीत गए। ऐसे इलेक्शन में नहीं होता। तो इससे ये साबित होता है कि किस हद तक अपनी चॉइस के लोगों को जितवाया और हरवाया गया। इसी तरह हमने वो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हाईलाइट की हैं जिसमें 10 से 12 हज़ार तक वोट्स रिजेक्ट किए गए और बाद जगहों पे रिजेक्टेड वोट्स का नंबर लीड से ज़्यादा है। ये वो टोटल एनालिसिस थे जो कि हमने किए और ये 234 सफ़े का हमने डॉक्यूमेंट्स पुटअप किया। इसके बारे में कोई अगर सवाल होगा तो फिर मैं उसको थैंक यू वेरी मच। कोई वन पेजर भी होना चाहिए था क्योंकि 230 सफ़ा इतना आसान है। आपने मेहनत तो बहुत की है लेकिन एक वन पेजर नहीं, वो हमने आपको जहाँ तक एग्जैक्टिव एग्जैक्ट नहीं, वो डिटेल में भी दिया और आपके लिए एग्जेक्टिव समरी भी हमने बनाई है, पूरा डिटेल और समरी हमने तैयार की है। हाँ, वन बाय वन Let him Shibli साहब आंसर। देखें आप अपने सवालात, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस आज के इस सब्जेक्ट के बारे में रखें और जो बाकी चीज़ है उसके लिए हम अलहदा आपसे बात कर लेंगे। शुक्रिया। आप सुना नहीं आपकी दोबारा बताइएगा।
देखें वो आप पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, आपको तस्वीर आ जाएगी। हम आपको अभी समरी दे रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है। देखो उनकी कुछ रिजर्वेशंस आई है हमारे पास, उसका हम उनको जवाब देंगे, प्रॉपर जवाब उनको देंगे। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है इस मरतबा न कोई ऑब्जेक्शन आया, बाकी नहीं आया। लेकिन जिस तरह शिबली साहब ने भी पॉइंट आउट किया, हमारे 3 इलेक्शन हुए, 2022 में इलेक्शन हुए, 2023 में इलेक्शन हुए, 2024 में इलेक्शन हुए। 12 उन डायरेक्शन के मुताबिक हुई जो इलेक्शन कमीशन है, और द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। इस मरतबा हम ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो इलेक्शन सर्टिफिकेट है वो हमें इशू किया जाए। आपने वाइट पेपर शेयर किया है, इससे तो आपकी खुशबू से और इलेक्शन से ये लगा है कि वो सिफर को सो खासकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ला दे तो कोई उन्हें परवाह नहीं है। लेकिन इस दौरान उनका तो ये किरदार है, जैसा कि आप जो मर्जी करते रहे उन्हें फिक्र नहीं है, पीटीआई रोए जो मर्जी चेंज होता है। लेकिन आपको करोड़ों वोट मिले, 98 सीटें कभी असेंबली में 100 के करीब लगभग, सेनेट में 30-35 मेंबरान है, इसके अलावा एक सूबे में हुकूमत है, उसके बावजूद आपका लीडर जेल में है। तो मैं ये क्या समझूं एक अलग से तज्जिया करते हुए कि आपकी पार्टी मुकम्मल तौर पर इतनी ताकत होने के बावजूद फेल हो चुकी है कि अपनी लीडरशिप को भी नहीं निकाल सकी। देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही इंसाफ का है। हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं रखते हैं, हम जो कानून के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। खान साहब सियासी जुमात है और बारहा कह चुके हैं, खान साहब जेल जाने से पहले सारी अदालतों में पहुँच चुके हैं। और हम आपको एक चीज़ बताते चलें कि खान साहब ने जिस वक्त उनकी अरेस्ट हो रही थी उस वक्त तक खान साहब कोर्टों में 180 केस में उस वक्त बाद 180 केसेस थे, उसमें 300 टाइम से ज़्यादा खुद अदालतों में पेश हो गए थे। तो अदालतों में जा रहेंगे और यही हमारा शिकवा हमेशा आ रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ केसेस आप चलाएं तो 14-14 घंटे की हेयरिंग करो, 10 मिनट की ब्रेक करो, क्रॉस की इजाज़त ना दो, आप एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त ना दो, जज जल्दी हम आर्गूमेंट्स के लिए जाए, वो 30 मिनट के अंदर 30 पेजेस की जजमेंट दे रहे। तो हमारी भी इस्तदा है कि हमारे केसेस जल्द। यहाँ पे शिराजी साहब एक सेकंड जी, शिराजी साहब ने जो क्वेश्चन की है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आप अंदाजा लगा लें। कोई तजर्बा करते हैं ना, उसका रिजल्ट जब मनफी आता है तो आदमी तजर्बे से पीछे हट जाता है, लेसन लर्न करके, सबक सीख के। तजर्बा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का और रिजीम चेंज का, तजर्बा फेल हुआ। वजह कि आपकी ग्रोथ रेट 6% पे कोविड के बावजूद वजीर आजम इमरान खान साहब के दौर पे आ रही थी, उसके अगले साल मनफी आ गई। इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर थे, वही चीज़ केयर टेकर्स में अभी कंटिन्यू हो रही है। सोने पे सुहागा, पंजाब हुकूमत अभी कहती है कि जी वीट क्राइसिस जो आया हुआ है, जहाँ पे किसान पिस रहा है, वहाँ पे रोटी 16 रुपए की रोटी इन्होंने बहुत बड़ा ललकार किया कि जी मिल जाएगी तंदूर में, मुझे बता दें किधर मिल रही है पाकिस्तान में 16 रुपए की रोटी। वो कहते हैं जी वहाँ पे पंजाब में जो केयर टेकर हुकूमत थी उसकी जिम्मेदारी है। तो केयर टेकर हुकूमत का चीफ मिनिस्टर वो गैबाना तौर पे सेनेटर जो है वो शिबली फराज साहब का हमसाया बन गया, वहाँ पे आ गया, जनाब सेनेट में आ गए। मतलब आप पंजाब असेंबली का सेनेटर बन के इंटीरियर मिनिस्टर बन गया। चीफ मिनिस्टर केयर टेकर वो वाहिद शख्स है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है, जिसका नाम है मोहसिन नकवी। वो और उसकी काबीना कलेक्टिवली इस फ्रॉड के जिम्मेदार हैं, जहां पे गंदम इंपोर्ट हुई और आज पाकिस्तान के जो मेहनत कश हमारे काश्तकार हैं उनको प्रॉब्लम और मुसीबत हो रही है। एक मिनट जी, दूसरी अहम बात, आप आगे इस पे आए, आपकी बिजनेस एक्टिविटी जीरो, आपका कारोबार बंद, महंगाई आपके अरूज पे, आपका बैंकिंग सेक्टर बंद, हुकूमत कर्जे उठा रही है। बाहर से जो आपका टारगेट था कर्जे लेने का वो आपने 50% भी नहीं पूरा किया, लिहाजा उससे होगा क्या, आप मुकामी बैंक से पैसा उठाएंगे, आपके कर्जे बढ़ेंगे, आपकी इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है। और आखिरी बात मैं करता चलूँ, आज अखबारों में भी है, आप मीडिया ने रिपोर्ट किया, जो हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि ये जेब तराशों की, जेब कुतरों की हुकूमत है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम पे जितना इन्होंने टैक्स जमा किया है वो तकरीबन 970 अरब रुपए ये इकट्ठे करने जा रहे हैं। लिहाजा आप देखिएगा कि मईशत को इन्होंने एक बार फिर खुदा ना खास्ता और धचका देंगे। इसकी जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया
नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान की आवाम का हुआ। बहुत शुक्रिया। एक मिनट, एक एक करके कर रहे यार। शराजी साहब कर एक सेकेंड यार, स्टेशन सब कर लेंगे, प्लीज आप बोलिए, आप बोलिए जी जी साहब। आज पीटीआई और मुस्लिम एक देश के ऊपर उनके ऊपर बिगाड़ के बस ये उसका $1 अरब की इतलात है कि निगरान गवर्नमेंट में गंदम रिपोर्ट की गई। क्या अपोजिशन दोनों हवाले के अंदर ये मुतालबा रखेगी कि ये मामला नैब FIA या सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छा सवाल है जी। बिल्कुल हम लोग करेंगे, उन लोगों को बुलाएंगे बशमूल मोहसिन नकवी के, उसके एग्रीकल्चर फूड मिनिस्टर के, फूड सेक्रेटरी के, और उनको वहां पे लाइन हाजिर करेंगे और उनसे पूछताछ होगी कि आपने क्यों किया। और बशमूल मौजूदा जो एहलकार है, फूड मिनिस्टर हैं, और ये फूड क्राइसिस का जो ये रोटी का क्राइसिस बन रहा है, जहां पे लोगों को रोटी मुयसर नहीं हो रही, बुनियादी चीज़, इनका बिल्कुल हम लोग एहतसाब करेंगे और सेनेट में भी यही चीज़ होगी इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा सवाल। सबसे पहले ओन अब्बास बप्पी साहब इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन थे। उनकी कनपट्टी पे एक किस्म का बंदूक रख के उन पे तशद्दुद किया गया, उनसे स्टेटमेंट ली गई, और उस वक्त भी हमने कहा था कि ओन अब्बास बप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, और उनका केस जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद उनको बुलवा के उनका मतलब हमें हुक्म दिया था। बाकी जितने लोग जिनका आपने बात की है वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, और हम में से किसी के पास नहीं है। लेडीज फर्स्ट। जी जी भाई साहब जी। किसके साथ? देखें, हमारे मुखालिफिन कहते थे जनाब हमारी बात हो गई है। हमारी बात पाकिस्तान की अवाम से हुई है, हमें एम्पावर किया है पाकिस्तान की अवाम ने। हम में से जितने साथी यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग सब के सब रुपोश हैं। ये ताकत, ये एबिलिटी, ये रब की वजह से या पाकिस्तान की अवाम की तरफ से है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो अलायंस बन रही है वो एक चीज़ के लिए है, कानून और आइन की बालादस्ती। और मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस दिन जब हमारी मुलाकात हुई थी, और उस दिन रऊफ़ हसन साहब भी मौजूद थे, उन्होंने हमें क्लियर कट कहा कि पाकिस्तान की अवाम को मेरा मैसेज और पैगाम दे दें कि मुझे जितना मर्जी है टाइम लगे मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, पर मैं अपने आइडियल्स, अपने प्रिंसिपल्स, असूलों पे मेरा सौदा नहीं होगा। और वो क्या है? वो आइन और कानून की बालादस्ती हैं। शोर कर रहे हैं। सॉरी, आप फिर रिपीट करें। नहीं, मेरे पास अपडेट नहीं है। ये अली अमीन खान और जो होम डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्टर हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर दे सकेंगे। लड़की कर दे।